नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज आपको पता है कि जो डीएमएच, अगर आपने अखबार वगैरह देखा होगा तो आपको पता होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है उसका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने परमिशन दिया है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके आगामी यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए और आपके आगामी बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। बायोटेक्नोलॉजी वाला जो सेगमेंट है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर इस चीज़ को अगर हम लोग समझ लेंगे तब तो बात समझ में आएगी, नहीं तो बिना समझे हुए रटे हुए लिखेंगे तो ना आपके आंसर में डेप्थ रहेगा, ना चेक करने वाले को मजा आएगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आपको समझा दें ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए, आप बहुत अच्छा उत्तर लिख सके। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगर आपने अखबार देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने इसका परमिशन दिया। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है इसको हीड कौन करता है? अगर प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ दे, अगर आपसे पूछ देगा तो आप यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर टिक करके आ सकते हैं, पर यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर इसको हीड नहीं करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आता है। जब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आता है तो अभी एट प्रेजेंट इट इज अ 24 मेंबर बॉडी। इसको हीड कौन करते हैं? स्पेशल सेक्रेटरी इसको हीड करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को, और हर महीने में एक बैठक होती है और इट इज द टॉप बॉडी विच गिव्स द परमिशन फॉर द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। पर ये जो स्पेशल सेक्रेटरी किस विभाग के हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के हैं। पर साथ में जो को चेयर इसको करते हैं वो होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी साहब होते हैं, वो को चेयर करते हैं क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर भी आता है। मेरा कहने का मतलब है कि प्रीलिम्स में आपको फंसा सकता है कि यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑप्शन दे दे, वो गलत हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज द टॉप नॉच बॉडी विच इज हेडेड बाय द स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, को चेयर्ड बाय द स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। माय फ्रेंड्स, दिस इज फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जीएम क्रॉप है क्या। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में हम लोग देखेंगे पहले कंसेप्ट ऑफ पॉलिनेशन समझना होगा, फिर देखना होगा कि बार स्टार बारनेस जीन की बार बात होती है क्या है। हम लोग को ये देखना होगा कि हम लोग को क्यों जीएम क्रॉप्स की जरूरत है, फाइनल अथॉरिटी कौन है जीएम क्रॉप के लिए, और लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर ये सारे आयामों को हमने देख लिया तो चीजें आसान हो जाएंगी हम लोग के लिए। दोस्तों, पहले देखिए पॉलिनेशन होता क्या है। अभी बीपीएससी के एग्जाम में आपसे पूछा कि पॉलिनेशन क्या है, तो पॉलिनेशन में एक चीज याद रखिएगा कि पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। The transfer of the pollen grains from the anther to the stigma is called as the pollination. Pollen grains का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा जो होता है उसी को पॉलिनेशन कहते हैं। दोस्तों, ये जो एंथर प्लस फिलामेंट है इस टुगेदर बोथ इज कॉल्ड एज द स्टेमन, एंड दिस स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द जो प्लांट में ऐसा होता है उसको हम एंजियोस्पर्म प्लांट बोलते हैं। हमने अपने रेजोनेंस वाले बैच में ये टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है, आपको पता होना चाहिए। एंजियोस्पर्म प्लांट बोलते हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। एंथर प्लस फिलामेंट इज द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी is called as the pistil. This pistil is also called as the carpel, and this is the female part of the plant. तो male part of the plant is anther plus filament, female part of the plant is stigma plus style plus ovary. यहाँ पे pollen grains हैं, इस pollen grain का ट्रांसफर हो गया यहाँ पर स्टिग्मा से अंदर होते 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 यहाँ पर ओवरी में पहुंचा, और ये ओवरी में पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन हो गया। जैसे कि ह्यूमन के केस में स्पर्म सेल का ओवम सेल के साथ जब फर्टिलाइजेशन एट द एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। दिस जाइगोट देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो इनटू द बेबी। सिमिलरली द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा से होते हुए यहाँ पर ओवरी पे आता है और फिर यहाँ से सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जब द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स जब यहीं पे हो रहा है, ये एक प्लांट है, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड एज द सेल्फ पॉलिनेशन। बट इफ इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन इज हैपनिंग फ्रॉम प्लांट नंबर एक्स टू द प्लांट नंबर वाई, ठीक है, जब ये एक दूसरे प्लांट के साथ हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज द क्रॉस पॉलिनेशन। माय फ्रेंड, दिस हैज टू बी कैटेगोरिकली वेरी क्लियर दैट द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन व्हेन इट इज हैपनिंग इन द सेम प्लांट इट इज कॉल्ड एज द सेल्फ पॉलिनेशन, व्हेन इट इज हैपनिंग इन द टू डिफरेंट प्लांट इट इज कॉल्ड एज द क्रॉस पॉलिनेशन। काम वही हो रहा है, एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। अगर ये चीज आप समझ गए मेरा काम आसान हो गया, फिर सारे सवाल चवन्नी भर के हो गए। अब देखिए कैसे चवन्नी भर के हो रहे हैं। अब ध्यान से आप देखिए कैसे क्या हो रहा है। पहले हम लोग देखते हैं कि
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की हमें जरूरत क्या है, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड इसको बाद में देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो कैसे रहा है। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक इंडियन वेराइटी ऑफ द मस्टर्ड है। इस इंडियन वेराइटी ऑफ द मस्टर्ड को हम बोलते हैं कि वरुणा वेराइटी ऑफ द मस्टर्ड है। एक हम लोग ले रहे हैं यूरोपियन वेराइटी ऑफ द मस्टर्ड ले रहे हैं, यूरोपियन वेराइटी ऑफ द मस्टर्ड ले रहे हैं, उसका नाम है ईस्ट यूरोपियन वेराइटी, जिसको हीरा 2 भी बोलते हैं। एक यूरोपियन वेराइटी ऑफ द मस्टर्ड लिए। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अगर इंडियन वेराइटी को केवल कर रहे हैं कि थोड़ा सा गाड़ी का आवाज आएगा, थोड़ा सा मैनेज करिए, छठ वगैरह का माहौल है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो इंडियन वेराइटी है अगर वो 100 मीट्रिक टन प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो पेंटल साहब उस समय के वाइस चांसलर हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम बनती है और वो टीम एक्सपेरिमेंट करके पाती है कि अगर हम डीएमएच का ले लेंगे, अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को इस्तेमाल कर लेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को इस्तेमाल कर लेंगे, तो यही वेराइटी हमको 128 मीट्रिक टन दे देगा प्रोडक्शन। उदाहरण के तौर पर ये तो आपको छोटा फिगर है, अगर हम मानते हैं कि 1000 ले लेंगे, अगर ऐसा लेंगे तो इसका कहने का मतलब है कि 28% का वृद्धि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में पाया गया। कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप द यील्डिंग और द प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस बाय मिनिमम 28%। आई एम टॉकिंग अबाउट माय फ्रेंड, मिनिमम 28% बढ़ जाएगा। जब मिनिमम 28% बढ़ जाएगा तो हमको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी? इसलिए जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं अपने देश में वो है 8.5 to 9 मिलियन टन्स ऑफ द एडिबल ऑयल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है हम लोग सरसों वाला तेल खाते हैं, धारा का खाइएगा, फॉर्चून का खाइएगा। हम लोग इंपोर्ट कितना करते हैं? एक साल का हम बता रहे हैं, ये हमारा फिजिकल ईयर है, हम लोग इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? जितना प्रोड्यूस इतना किए, इंपोर्ट 14 से 14.5 मीट्रिक टन ऑफ द इंपोर्ट किए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देयर इज हमारा जो सप्लाई है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आसमान और जमीन का अंतर है मेरे दोस्त। इस परिस्थिति में जब आसमान और जमीन का अंतर है तो इट इज अ बैगेज ऑन द बैलेंस ऑफ द पेमेंट थिंग। जो बैलेंस ऑफ द पेमेंट थिंग है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज हमारे से जा रहा है। जब हम दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडोनेशिया से कर रहे हैं, मलेशिया से कर रहे हैं, हम पाकिस्तान तक से इंपोर्ट कर रहे हैं। जब हम पाकिस्तान तक से इंपोर्ट करते हैं तो $18.9 बिलियन नॉट मिलियंस, बिलियंस में हमारा फिजिकल ईयर में, एक साल के फिजिकल ईयर में इतना हमारा लॉस हो रहा है। ये पैसा कहां से जा रहा है? हमारा ही पैसा तो जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कम है, खपत ज्यादा है। सरसों के तेल में ही मटन अच्छा लगता है ना? अगर हम आपको खिला देंगे कोकोनट ऑयल में तो आपको मजा ही नहीं आएगा। तो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। टू फिल दैट gap, to plug that gap, we have to import it. The moment we are importing it, it is a force, it is a baggage on our exchequer. Baggage on the exchequer, that right word will be, it will be a baggage on our foreign exchange. हमारा जो foreign exchange का रिजर्व जा रहा है, जब रिजर्व जा रहा है तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा नहीं है, देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो उस परिस्थिति में वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम बढ़ा सकते हैं, हम साइंस को इस्तेमाल करें और इस प्रोडक्शन को बढ़ाएं, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज पर भी बोझ कम हो जाएगा और हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। इसलिए एक जीएम क्रॉप आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आता है। अगर इसको हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर देंगे मेरे दोस्त, तब आप विश्वास मानिए हमारा बोझ कम हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। एक लॉस तो कम होना ही है। अब ध्यान से देखिए कि करेंगे कैसे। बात तो अच्छी है। पेंटल साहब दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। वो कहते हैं कि देखिए ऐसा हम लोग करते हैं कि इंडियन वेराइटी वरुणा है, विदेशी वेराइटी हीरा 2 है, या ईस्ट यूरोपियन वेराइटी उसको आप कह रहे हैं। चूंकि मस्टर्ड के साथ क्या दिक्कत है ना, कि मस्टर्ड सेल्फ पॉलिनेटर है, वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रीफर नहीं करेगा, सेल्फ पॉलिनेटर है। अब देखिए आप सिंपल सा एक उदाहरण लीजिए। आपके पास 2 गर्लफ्रेंड है, ठीक है। एक गर्लफ्रेंड दिल्ली में रहती है और एक गर्लफ्रेंड बिहार में रहती है, ठीक है। आप दोनों गर्लफ्रेंड से बराबर प्यार करते हैं। आपके लिए सहूलियत कहाँ है, किसके पास जाना? अभी दिवाली का मौसम था, आप दिल्ली में हैं अभी, तो आप दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड के पास जाना पसंद करेंगे दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, कि बिहार वाली गर्लफ्रेंड के साथ जाना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स आप दिल्ली वाली के पास प्रीफर करेंगे। क्यों? आप लेस रेजिस्टेंस का पाथ चुनेंगे। नेचर भी वही करता है, हमेशा वो लेस रेजिस्टेंस का पाथ चुनेगा।
देखिए वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन का उसके पास मौका है। जब जो मस्टर्ड के साथ यही दिक्कत है कि इसमें एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, तो आपस में ही पॉलिनेट कर लेगा, क्यों इतना दूर ट्रेवल करेगा, क्यों क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। जब मस्टर्ड सेल्फ पॉलिनेशन करेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन का हमने अपने रेजोनेंस बैच में बताया भी है कि सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि उसकी यील्ड घटते जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी घटते जाएगी, और जब प्रोडक्टिविटी घटते जाएगा तो वही होगा कि हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम रहेगा, हम कितना भी खेत में उपजाऊ कर ले। तो मस्टर्ड इज अ सेल्फ पॉलिनेटर, इट विल नॉट प्रीफर द क्रॉस पॉलिनेशन। जब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करेगा तब तो हमारा जीएम क्रॉप बन ही नहीं सकता है। हमने क्या किया कि इसके पास ये मानते हैं कि एंथर है और ये इसका स्टिग्मा है। अब ये क्या करता है, यूजुअली ये एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर कर लिया, पॉलिनेशन कर लिया। पर अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि ये जो इसका मेल वाला पार्ट है इसको हम मेल स्टेराइल कर दे। आपको याद है ना संजय गांधी के समय क्या करते थे, नसबंदी करते थे, बस सेम चीज हम कर रहे हैं। अगर इस पॉलन ग्रेन को हम इसको मेल स्टेराइल कर दे, नपुंसक कर दें, इन लेमैन वर्ड, अगर इसको हम नपुंसक कर देते हैं, अब ये पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? ये लेस रेजिस्टेंस के पास को चुनता था, अब मेल वाला पार्ट है ही नहीं, मेल वाला कर ही नहीं पाएगा, मेल वाला ट्रांसफर पॉलन ग्रेन कर पाएगा। इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को हमने रोक दिया। तो ये कैसे किया जा सकता है? वैज्ञानिकों ने देखा कि एक सॉइल का बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस एमिलो, भाई जो भी आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से वो एक जीन निकालते हैं, उस जीन का नाम है बार्नेस जीन। ध्यान से देखेंगे, ये सॉइल बैक्टीरिया है, यहां से इन्होंने एक जीन निकाला जिसका नाम है बार्नेस जीन, और इस जीन को ट्रांसफर कहां कर दिया? इंडियन वेराइटी में, जिसका नाम है वरुणा। जब आप इंडियन वेराइटी में ट्रांसफर करते हैं तो पहला काम करता है कि इसको मेल स्टेराइल कर देता है, इसके एंथर वाले पार्ट को डैमेज कर देता है, इसको नपुंसक बना देता है, नसबंदी कर देता है इन द लेमैन टर्म्स। जब नसबंदी कर देगा तो ये पॉलिनेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पॉलिनेशन कैसे कर पाएगा? इसका मेल वाला पार्ट तो खत्म हो गया। तो आपने बार्नेस जीन से क्या किया? इसको मेल स्टेराइल कर दिया। जब आपने मेल स्टेराइल किया तो क्या हो गया? अब ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता है। जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेगा, अब हम क्या करेंगे? यहां से एक ईस्ट यूरोपियन वेराइटी है जिसको हीराटू भी आप कहते हैं, हम लोग अपना लोकल भाषा में हीराटू कहते हैं। ईस्ट यूरोपियन वेराइटी से आपने क्या किया? अब यहां से हमने यहां से ट्रांसफर कर दिया इसके स्टिग्मा में मेल पार्ट, पॉलन ग्रेन्स को हमने ट्रांसफर कर दिया। जब हमने दूसरी वेराइटी से पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर दिया, इसको आप कहते हैं मेरे दोस्त क्रॉस पॉलिनेशन। टू बी प्रिसाइज, मस्टर्ड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रीफर नहीं करता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रीफर करता है। हमने एक जीन ट्रांसफर किया जिसका नाम है बार्नेस जीन, उस बार्नेस जीन ने उसको मेल स्टेराइल कर दिया। चूंकि मेल स्टेराइल कर दिया तो वो क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। जब क्रॉस पॉलिनेशन करेगा तो हमने एक विदेशी वेराइटी को चुना, ईस्ट यूरोपियन वेराइटी, वहां से हमने इसका मेल पार्ट को ट्रांसफर कर दिया। अब पॉलिनेशन हो गया। जब पॉलिनेशन हो गया तो फाइनली हमको सीड मिल गया। अब जो होशियार आदमी है वो हमको काउंटर कर देगा, बोलेगा कि साहब ये जो आपका सीड मिला है, इस सीड में क्या है? ये सीड मेल स्टेराइल होगा कि नहीं? बिल्कुल मेल स्टेराइल होगा। होशियार आदमी यहीं पे पकड़ लेगा हमको, बोलेगा कि नहीं यार आप फालतू बात कर रहे हैं, ये मेल स्टेराइल होगा। आप ये जो वेराइटी आपको मिल रहा है इसको तो आपने ऑलरेडी मेल स्टेराइल बनाया हुआ है, इसको नपुंसक बनाया हुआ है। जब ये मेल स्टेराइल बना हुआ है तो जो सीड बना वो भी मेल स्टेराइल हो गया। अब इस सीड को जब हम आगे प्लांट करेंगे, जब आगे किसान को देंगे, ये फिर बेकार हो गया। हमने क्या किया? अब वैज्ञानिक बोलता है कि नहीं, ये जो नया आपको सीड मिल रहा है इसको हम मेल स्टेराइल नहीं होने देंगे। हमने केवल मेल स्टेराइल यहां पे किया है वरुणा वेराइटी को, इसमें एक हमने और जीन डाल दिया, और उस जीन का जो नाम है मेरे दोस्त, उसका नाम है बार स्टार जीन। ये जो बार स्टार जीन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पे लोग को समझ में नहीं आता है। ये बार स्टार जीन क्या कर रहा है? इट विल रिवर्स द मेल स्टेरिलिटी। किस जनरेशन में? आगे वाले जनरेशन में जो उसका मेल स्टेराइल हमने बनाया। हमने पहला जनरेशन में क्या किया? ये पापा वाला जनरेशन है, पापा वाले जनरेशन को हमने क्या किया? मेल स्टेराइल कर दिया। कैसे किया? बार्नेस जीन को ट्रांसफर कर दिया। पर जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी तो मेल स्टेराइल हो गया। उदाहरण के तौर पर जो हमारा वाला जनरेशन है, हमने इसको बोला कि नहीं तुम मेल स्टेराइल नहीं रहोगे, तुम्हारे लिए हमने एक इसमें जीन ट्रांसफर कर दिया। उस जीन का नाम है बार स्टार जीन। बार स्टार जीन क्या कर रहा है? इसके जो मेल स्टेरिलिटी जो पुराने में हुआ है उसको रिवर्स कर दे रहा है। तो आपको जो भविष्य में सीड मिलेगा वो मेल स्टेराइल नहीं रहेगा। इसका मतलब कि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, और जो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा तो उसको हमने ऑलरेडी उसके पूर्वज को बहुत ही अच्छा जीन दे दिया है। वो जीन जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन से दिया हुआ है, जिसके चलते उसकी यील्ड की वैरायटी 28% के आसपास बढ़ चुकी है। और जब बढ़ चुकी है तो यही है बार स्टार और बार्नेस जीन का खेल मेरे दोस्त। हमने और क्या किया? हमने कहा कि
यील्ड बढ़ाना इतना आसान काम नहीं है, इतना जिन जिन खेलने से थोड़ी यील्ड बढ़ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, अगर मानते हैं कि ये मस्टर्ड का प्लांट है, तो मस्टर्ड के प्लांट के साथ आप देखिएगा बहुत सारे घास पात उग जाते हैं, जिसको आप वीड्स बोलते हैं। अंग्रेजी मीडियम, हम लोग के लिए घास पात, आपके लिए वीड्स है ना। एक वीड्स वो होता है, समझ रहे हैं ना, वो वीड्स नहीं, ठीक है, वीड्स उग जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इसके साथ कंपीट करना स्टार्ट करते हैं। किस चीज़ के लिए? आपने खाद डाला, ये भी लेगा, सूर्य की किरणें ये भी लेगा, पानी से सिंचाई ये भी करेगा, और दीज आर द अनवांटेड, द हर्ब्स, अनवांटेड वीड्स विच इज ग्रोइंग अलोंग विथ योर मस्टर्ड क्रॉप। सो दे आर शेयरिंग व्हाट, दे आर शेयरिंग द न्यूट्रिएंट, दे आर शेयरिंग द, सब चीज शेयर कर रहा है इसके साथ। तो हमने क्या किया, ऊपर से स्प्रे करना स्टार्ट किया। कौन सा चीज का स्प्रे होता है? यूजुअली जो हर्बिसाइड का स्प्रे होता है उसका नाम है, जो यूजुअल जो मोस्ट फेमस हर्बिसाइड है उसका नाम है ग्लूफोसिनेट एमोनियम। ये अगर आप छिड़क दिए खेत में तो ये सारे जो हर्ब्स हैं ये सारे मर जाएंगे, खरपतवार मर जाएंगे, और आपका केवल प्लांट बचेगा। जब आपका केवल प्लांट बचेगा, जो आप न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे, केवल प्लांट का ग्रो करेगा। साइंटिस्ट लोग क्या करता है, बोलता है कि अगर हमने ये डाला, स्प्रे किया ग्लूफोसिनेट एमोनियम, तो हो सकता है कि ये जो आप नया बनाए हैं वेराइटी, ये भी मर जाए। उसमें ग्लूफोसिनेट को क्या पता, ये भी मर जाए, आपका मर जाएगा। तो ये आप इसको जिंदा करने के लिए, इसको मारने के लिए किए थे, ये भी मर जाए। इसके लिए एक और जीन डाला गया मेरे दोस्त, उस जीन का नाम है बार जीन। बार जीन डालने से क्या हो रहा है, ये जो आपका नया DMH11 जिस वेराइटी को कह रहे हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ये रेजिस्टेंट हो जाएगा ग्लूफोसिनेट एमोनियम से। ये जब रेजिस्टेंट हो गया तो क्या हो गया, खरपतवार मर जाएंगे। इसको रेजिस्टेंस है ग्लूफोसिनेट एमोनियम से, और जो ग्लूफोसिनेट एमोनियम है हर्बिसाइड है, वीडिसाइड है, इससे इसको रेजिस्टेंस पैदा हो गया। तो हमने कौन कौन सा जीन डाला? हमने बारनेस जीन डाला, हमने बार स्टार डाला, हमने उसको मेल स्टेराइल किया था, उसको हमने मेल फर्टाइल फिर से कर दिया। कहने का मतलब है, व्हाट वी हैव डन बाय द बार स्टार जीन इज दैट वी हैव मेड इट द मेल फर्टाइल। इसको फिर से हमने मेल फर्टाइल कर दिया अगले जनरेशन के लिए, उस जनरेशन के लिए नहीं, अगले जनरेशन के लिए। पता नहीं हम समझाने में सफल हुए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर से हम रिपीट कर देंगे। अब देखिए, हमने एक और जीन उसमें डाल दिया, उस जीन का नाम है बार जीन। बार जीन डालने से ये हो गया कि हमने उसको क्या कर दिया, उसको वीडिसाइड रेजिस्टेंट कर दिया, ग्लूफोसिनेट एमोनियम से उसको हमने रेजिस्टेंट कर दिया। अब आप उसको डालिए, खरपतवार मर जाएंगे, आपका जो DMH11 है नहीं मरेगा। इसके चलते, इन तीनों जीन के कॉम्बिनेशन के चलते ये पाया गया कि 28% की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब 28% की प्रोडक्टिविटी मेरे दोस्त बढ़ जाएगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए, इंपोर्ट के लिए अच्छा है, खाद्य के लिए अच्छा है। अब प्रश्न आपके जहन में उठना चाहिए कि ये बताइए कि अगर सब चीज इतना अच्छा है, इफ एवरीथिंग इज सो हंकी जोरी, इफ एवरीथिंग इज सो रोजी रोजी, तो इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखो भाई, इसको काम तो पहले हो जाना चाहिए था, पर आपको पता है कि इसका विरोध कौन कर रहा है? स्वदेशी जागरण मंच कर रहा है। अब प्रधानमंत्री जी सबका विरोध बर्दाश्त कर सकते हैं, पर जो स्वदेशी जागरण मंच किसका एफिलिएट विंग है? RSS का एफिलिएट विंग है। इनकी हिम्मत नहीं है कि RSS का जो एफिलिएट विंग है उसके खिलाफ चले। ये एक महत्वपूर्ण कारण है। एग्जाम में मत लिखिएगा कि RSS का ऑर्गेनाइजेशन है विरोध कर रहा है, ये हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस विच आर, देयर आर मेनी एग्रीकल्चर और द फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस विच आर अपोजिंग दिस मूव। पर आपके जहन में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए कि अगर हम अपोज कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम सब्सटैंटिव रीजन फॉर द अपोजिंग, राइट? इनका कहना है कि अपोज करने का ग्राउंड ये है कि ठीक है, आप सब चीज़, आपका एक्सचेंज पर फर्क पड़ रहा है, सब चीज़ पड़ रहा है, पर हमको ये बताइए कि ये जो DMH11 आप जो नया वेराइटी लेके आ रहे हैं, ये मस्टर्ड का, आपको पता होता है मस्टर्ड का हनी बनता है, बी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपने स्टडी किया कि बी जो है नेक्टार्स को लेता है और हनी भी बनाता है। हो सकता है इस DMH11 पर बी सारा मर जाए। बी एक बहुत बड़ा पॉलिनेटर है, आप DMH11 बनाए और सारा बी तो एक्सीलेंट पॉलिनेटर है, मालूम चला कि उस सारा प्लांट का पॉलिनेशन खत्म हो जाएगा। अगर बी ही मर गया सारा तो क्या होगा? उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हो गया? साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमने इसका स्टडी कर लिया है, बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पर इन ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि आपने शॉर्ट टर्म में स्टडी किया है, इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा कि कोई नहीं जानता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि आपने उसमें बार स्टार जीन डाला, आपने उसमें बारनेस जीन डाला, आपने 2-3 जीन डाला है, बार स्टार डाला, बारनेस डाला, बार जीन डाला, इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ह्यूमन हेल्थ पर क्या है? ऐसा तो नहीं कि कैंसर काउजिंग हो, ऐसा तो नहीं कि भविष्य में हम लोग को कोई दिक्कत कर दे। आप फूड प्रोडक्टिविटी और एक्सचेकर और फॉरेन एक्सचेंज तो बचा रहे हैं, पर मानव जाति पर इसका क्या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, इसका आपने स्टडी किया।
पेंटल साहब कहते हैं कि वो भी स्टडी किया है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, हमको इस्तेमाल करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ये सब 2-3 चीज़ें हैं। अब 2-3 चीज़ें, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ह्यूमन हेल्थ पर क्या हो रहा है, बी हेल्थ पर क्या हो रहा है। इन लोग का कहना है कि ऐसा तो नहीं कि जो DMH11 जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ऐसा तो नहीं कि जो ज़मीन से इसका आपने 2-3 नया जीन डाल दिया है, सॉइल बैक्टीरिया आपने उठाया है और वो सॉइल बैक्टीरिया को डाला है, ऐसा तो नहीं कि इसका फर्टिलिटी पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ जाए। जो ज़मीन में डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स रहते हैं जो प्लांट को न्यूट्रिशन को हेल्प करते हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे सॉइल को ही क्या उसको बोलते हैं बंजर बना दे। आपने उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं स्टडी किया है। आपने जो भी इम्पैक्ट स्टडी किया है, आपने शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट को स्टडी किया है। आपने, हो सकता है ज़मीन को बंजर बना दे, हो सकता है कि आने वाला जो पीढ़ी रहेगा दूसरे क्रॉप का उसको इम्पैक्ट कर दे, क्योंकि आपने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन को प्रेफर किया है और इसलिए इसका लॉन्ग टर्म आपने इम्पैक्ट स्टडी नहीं किया है, इसलिए इसका लोग विरोध कर रहे हैं। पर देखिए, कंप्यूटर भी आया था तो लोग विरोध कर रहे थे। ऐसे तो अगर हम लोग साइंस को, फिर आप साइंस को धत्ता बता रहे हैं, है ना, तो हम लोग अपना वे फॉरवर्ड में ऐसा लिखेंगे कि अगर हम सड़क पर चल रहे हैं, अगर सड़क पर चल रहे हैं, खड्डा के कारण हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो हम सड़क पर चलना थोड़ी बंद कर देंगे, हम खड्डा को भरेंगे, हम रोड को अच्छा बनाएंगे। कंप्यूटर भी आया था तो लोग इस तरह से विरोध कर रहे थे कि लोग को रोजगार नहीं मिलेगा। आज कंप्यूटर की क्रांति नहीं होती, अगर राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच नहीं होती, तो हम लोग कहाँ रहते, बहुत पिछड़ जाते हैं, नहीं। तो उसी तरह से अभी प्रधानमंत्री जी ने अगर GST को इम्प्लीमेंट किया है, अगर GST को, हो सकता है कि आपके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो, पर GST एक क्रांतिकारी पहल है। अगर GST प्रधानमंत्री जी नहीं करते तो हम लोग, हो सकता है, पिछड़ जाए। बहुत तरह का चीज़ का इम्पैक्ट होता है। तो हम लोग डर के कारण अगर हम लोग नया प्रयोग नहीं करें तो साइंस को ही डिफीट कर रहे हैं। फिर इस साइंटिस्ट को आपने रखा क्यों है? साइंटिस्ट लोगों का जो मानना है वो सही मानना है, साइंस पर विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और सब चीज़ अच्छा होगा, हमारा तो यही मानना है। इस तरह से पॉजिटिव नोट पर आप कंक्लूजन करेंगे, नेगेटिव नोट पर आप कंक्लूजन नहीं कर देंगे कि नहीं एकदम गलत है, ये सब इम्पैक्ट इसका पड़ गया। अरे साइंस है तो उसको आप पॉजिटिव इम्पैक्ट में लेकर पॉजिटिव टिल्ट को रखते हुए कंक्लूड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा, फिर से नया वीडियो बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था पर समझाने का पूरा प्रयास किए हैं। साइनिंग ऑफ, रोहित।